यस। तो स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पे आपका थोड़ा मेंस का भी सेक्शन कवर करूंगा, बाकी जो सेक्शन है इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिमाग में यही आता है कि हम इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं एग्जैक्टली। तो जैसा आप यहाँ पे अगर देख पा रहे हो, तो यहाँ बच्चों हम लोगों ने देखो इस साइड में हमने क्या लिया, कंपाउंड लिया है या एटम्स हमने लिए हैं ना। एक एटम ए है और इस एटम ए के साथ एटम बी को अपन ने रखा हुआ है। इस साइड में देखेंगे तो दिस इज अ प्रोडक्ट साइड। ठीक है, यहाँ पे सी और डी ये आपकी प्रोडक्ट साइड, मतलब ए और बी कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो सी और डी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं इक्विलिब्रियम स्टेट किसको बोलूंगा, तो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर ये जो भी आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम बच्चों तभी अटेंड होगा जब ये रिएक्शन, जब दोनों साइड में कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन। जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेंट्रेशन मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर बच्चों पर बात करते हैं रेट, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड का रेट और बैकवर्ड का रेट। फॉरवर्ड रेट का मतलब बच्चों क्या होगा कि रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट साइड, तो दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड, एंड प्रोडक्ट कन्वर्ट टू रिएक्टेंट, दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड साइड। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ फॉरवर्ड रेट एंड बैकवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट का मतलब है कि जब आपका रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा होगा प्रोडक्ट के अंदर, है ना, दिस इज फॉरवर्ड रेट। बैकवर्ड क्या होगा कि जब आपका वापस से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड रेट। ठीक है, तो जो फॉरवर्ड रेट है, बैकवर्ड रेट जब इक्वल हो जाए, है ना, रेट क्या होनी चाहिए, इक्वल। रेट मस्ट बी इक्वल एंड कॉन्सेंट्रेशन मस्ट बी कांस्टेंट, दोनों साइड में, रिएक्टेंट साइड के अंदर और प्रोडक्ट साइड के अंदर। जब दोनों साइड में कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट एंड रेट मस्ट बी इक्वल, तो डेफिनेटली उस केमिकल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट। तो इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट इन विच अपोजिंग फोर्स और इन्फ्लुएंसेस आर बैलेंस्ड। अपोजिंग फोर्स का मतलब बच्चों ये है कि यहाँ पे आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और जब प्रोडक्ट बच्चों रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, तो इन दोनों की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो भी आपका यहाँ पे फोर्स वर्क करेगा, है ना, जिसको अपन बोल सकते हैं अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स, तो वो फोर्स आपका एग्जैक्टली यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए। अब मैं इस तरीके बोल सकता हूँ भाई इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट ऑफ प्रोसेस इन विच प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, लाइक प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ये रहने चाहिए विद रिस्पेक्ट टाइम। विद टाइम, तो बच्चों टाइम के रिस्पेक्ट में आपका टेम्परेचर बच्चों ये कैसे आपके इक्वल होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। जैसे का फॉर्मेशन हुआ, देन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो इनका बच्चों मैं बात कर रहा हूँ टेम्परेचर एंड प्रेशर के टर्म में एंड कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में। ठीक है, तो टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर बच्चों ये कैसे हो जाते हैं आपके, जाते हैं, मतलब पूरे साइड का टेम्परेचर दोनों साइड इक्वल हो जाना चाहिए। टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेशर इन द रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड आपका कैसा हो जाना चाहिए, प्रोडक्ट साइड कांस्टेंट सेम होना चाहिए। डेफिनेटली इसको बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम अगर यहाँ समझे तो बच्चों हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, B2, E2 and B2 both इसका एग्जैक्टली इसका
1 सेकेंड। यस, तो हम लोग यहाँ से समझ रहे थे। तो बच्चों यहाँ से क्या हुआ है, ये आपका रिएक्टेंट है, तो यहाँ से ए सिंगल बॉन्ड है एंड दिस वन इज बी सिंगल बॉन्ड बी। तो इसमें डिसोसिएशन हुआ होगा A2 आपके मॉलिक्यूल्स का, तो यहाँ से आपका प्रोड्यूस हुआ होगा A, देन इधर से भी आपका A। बहुत सिंपल सा है, मैं आपको सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल। तो यहाँ से ये भी कनेक्शन, एक यहाँ से भी, तो डेफिनेटली आपके 2 मोल्स ऑफ AB का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो इस में ये जो रिएक्शन हो रही है A2 + B2 फॉर्मेशन ऑफ 2AB, ये इक्विलिब्रियम कब आएगी, जब टाइम के रिस्पेक्ट में आपके रिएक्टेंट साइड कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रोडक्ट साइड कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा एंड रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड, है ना, ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे। देखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसको अपन बोलेंगे कि भाई यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन आपकी एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इक्विलिब्रियम के टाइप कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करी जाए तो बच्चों 2 टाइप्स को देखने को मिलेगा, इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड सेकंड इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब एग्जैक्टली क्या है, अगर मैं बोलूं फर्स्ट वन इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड सेकंड वन इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब बच्चों कोई चीज स्टॉप है, ठीक है। स्टॉप का मतलब कैसा है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि बच्चों कोई एक बुक है, ठीक है, बुक किसी टेबल पर रखी है, बुक ऑन द टेबल, ठीक है, किसी बुक को अपने टेबल पर रख दिया है, तो रखने के बाद अपने हाथ को हटा दिया, तो ऑब्वियसली है कि बुक के साथ जितने भी प्रेशर वर्क कर रहे होंगे, जितने भी वहाँ फोर्स वर्क कर रहे होंगे, डेफिनेटली वो सारे के सारे फोर्स कैसे बैलेंस्ड फोर्स होंगे, तभी बुक वहाँ पे स्टॉप है। वहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया वगैरह भी काम करता है, उसको आप जाने दो, बट बुक को अगर अपने टेबल पर रख दिया तो डेफिनेटली अगर बुक रुकी हुई है स्टैटिक कंडीशन में और स्टैटिक इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर रही है, तो डेफिनेटली वहाँ पे जितने भी आपके फोर्सेस वर्क कर रहे होंगे वो सारे के सारे फोर्स कैसे होंगे, बैलेंस्ड होंगे। इट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। या फिर अपन बोल सकते हैं लेडर प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल। लेडर आपको पता है, कोई भी सीढ़ी अपन लगा सकते हैं एक वॉल के अगेंस्ट, तो अपन ने बेटा सीढ़ी को लगाया इस वॉल के अगेंस्ट, तो इस केस में आपको समझ में आ रहा है कि जो लेडर को अपन ने लगा दिया तो वो स्टॉप हो चुकी है, वो रुकी हुई है, तो इट इज ए केस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये समझ में आ रहा है आपको, मूवमेंट नहीं होना चाहिए बट फोर्स सारे के सारे बैलेंस्ड होने चाहिए, इट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बट व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक की बात करेंगे तो वहाँ पे कुछ मूवमेंट होगा, कुछ मोशन होगा। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स आते हैं, एक केमिकल इक्विलिब्रियम और सेकंड वन इज दिस इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम, ये 2 केस आपके आते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम के। हम यही पढ़ना है, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक। तो मैं पूछूंगा बच्चों यहाँ से कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, आपने पढ़ा है कि भाई कोई भी रिएक्शन केमिकल कब होती है, जो उसमें कोई चेंज देखने को मिलता है। जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई नया चेंज आपको देखने को मिलेगा, कुछ नया बनेगा प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे मैं आपको लिख के दूं, मैंने लिखा बच्चों यहाँ से PCl5 है ना, ये आपका कन्वर्ट किस में हो रहा है, PCl3 प्लस क्लोरीन गैस के अंदर। एक रिएक्शन आपको दे रखी है, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। इसमें PCl5 आपका क्या था, रिएक्टेंट था, वो डिफरेंट है, एक फास्फोरस से 5 क्लोरीन लगे हुए हैं, बना क्या है PCl3 एंड Cl2। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, डेफिनेटली कुछ नया बना है, कुछ न्यू बने हैं प्रोडक्ट, तो अपन देखते ही बोलेंगे कि सर इट इज एग्जांपल ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। बट व्हाट इज अबाउट फिजिकल इक्विलिब्रियम, इसमें कोई नया चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल में जब चेंज होता है, मैं बोलूं कि वाटर मॉलिक्यूल बच्चों हमारे पास आइस है, इफ इट इज ए सॉलिड, आइस आपकी सॉलिड ही होती है, ये कन्वर्ट हो रहा है बच्चों H2 लिक्विड के अंदर। आप बात समझो, लिक्विड का मतलब बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे क्या कंपोजिशन चेंज हुई, यहाँ पे आपको देखो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, कंपोजिशन चेंज नहीं हुई है, इट मींस इट इज ए केस ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होता है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, बट इन केमिकल इक्विलिब्रियम आपका वहां पे जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो आपका चेंज हो जाएगा। ऐसे इसमें बहुत सारे एग्जांपल भी ले सकते थे कि फिजिकल इक्विलिब्रियम में फटाफट से अपन समझ लेते हैं कौन कौन से फिजिकल इक्विलिब्रियम होंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन, सॉलिड टू लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड टू लिक्विड इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है। अब सॉलिड लिक्विड हम जितनी भी बात करेंगे, दोनों साइड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल इक्विलिब्रियम।
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आइस और वाटर के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे भी H2 होगा, इधर भी H2 होगा, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट किस टेम्परेचर पे करेगा। तो आपको पता है आइस से वाटर में कन्वर्ट होना, वाटर आइस में कन्वर्ट होना किस टेम्परेचर पे होता है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आपकी आइस वाटर में मेल्ट करती है और वाटर फिर से आइस में कन्वर्ट होता है। तो इस मेल्टिंग पॉइंट पे ही इक्विलिब्रियम कर रहा है आपका एग्जिस्ट। बिल्कुल समझ में आ रहा है। इट इज ए केस ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इक्विलिब्रियम। मैं अगर बात करूं कि लिक्विड से गैस के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको समझ में आएगा। लिक्विड बच्चों वही वाटर मॉलिक्यूल्स अपन ले सकते हैं, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट होगा, H2 आपकी गैस की फेज में, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा, बट इसका टेम्परेचर फिक्स होगा। किस टेम्परेचर पे होगा ये, लिक्विड से गैस में अगर आपका ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है तो टेम्परेचर कौन सा होगा, बॉइलिंग पॉइंट, डेफिनेटली, बिकॉज लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट का बेटा कितना होता है टेम्परेचर फॉर द वाटर मॉलिक्यूल्स, इट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट होगा। जैसे क्लोज्ड कंटेनर है, इस क्लोज्ड कंटेनर के अंदर हमने क्या किया बच्चों, नीचे वाटर मॉलिक्यूल्स फिल कर दिया और नीचे से अपन ने यहाँ से टेम्परेचर सप्लाई किया, है ना, दिस इज अ टेम्परेचर। तो क्या होगा, यहाँ से वेपर्स बनेंगे और वेपर्स बच्चों ऊपर यहाँ पे क्या इकट्ठे हो जाएंगे, फिर कंडेंसेशन होगा। तो वापस से मतलब रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको। बट किस टेम्परेचर पे होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा। इसलिए अपन क्या बोले कि यहाँ पे आपका लिक्विड टू गैस इक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट। ये बात क्लियर हो रही है। फिजिकल इक्विलिब्रियम केस की अपन बात कर रहे हैं। इस अपन और भी एग्जांपल ले सकते थे। लिक्विड टू गैस हो गया, अपन ले सकते हैं यहाँ से गैस टू सॉल्यूशन, या फिर अपन बोल सकते हैं सॉलिड से सॉल्यूशन भी ले सकते थे, सॉलिड टू सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। सॉलिड का मतलब बच्चों सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट आपका सॉलिड होता है, NaCl अपन बोल सकते हैं, ठीक है। ये सॉल्यूशन फेज का मतलब क्या है कि हमने NaCl को पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो बच्चों यहां से बनेगा सॉल्ट का सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन। तो जब NaCl को हमने पानी में डिसॉल्व किया तो वापस से आपका क्या बनेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन। और सॉल्ट सॉल्यूशन में अपन ने वेपराइजेशन करा दिया, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चले जाएंगे तो वापस से फिर सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं बोल सकता हूँ कि गैस और सॉल्यूशन के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है। गैस और सॉल्यूशन का मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, गैस को अपन ने पानी में डिसॉल्व किया, एक्वस मीडियम में डिसॉल्व किया, है ना, तो CO2 जो यहाँ पे बनेगा वो बनेगा इन द फॉर्म ऑफ H2CO3, कार्बोनिक एसिड के फेज में। कैसे होगा कि जब हमने CO2 गैस के साथ पानी के साथ बच्चों डिसॉल्व किया तो यहाँ से क्या होगा, मिक्सअप हो जाएगा ना, 2 हाइड्रोजन, यस H2 बनेगा, 1 कार्बन होगा तो C, बाकी 2 और 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे तो H2CO3 का फॉर्मेशन। बट H2CO3 इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है तो फिर से डिसोसिएट होगा, तो डिसोसिएट होगा तो बच्चों फिर से CO2 गैस वापस से आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, इक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो गैस ये टाइप पूछता है, आपको रिएक्शन लिख के देगा, आपसे बोलेगा कि किस टाइप का इक्विलिब्रियम है। फिजिकल इक्विलिब्रियम में गैस टू सॉल्यूशन। बिल्कुल समझ में आ रहा है। मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। इसी तरीके से मैं अगर आपसे बोलूं कि सॉलिड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम, सॉलिड और वेपर्स के बीच में इक्विलिब्रियम है, ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। सॉलिड टू वेपर्स की बात करते हैं तो जैसे बच्चों आयोडीन इज ए सॉलिड विदाउट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, सॉलिड सीधा वेपराइज होगा। आप कैम्फर कपूर के बारे में पढ़ते हो गए, तो आयोडीन आपका होता है सॉलिड, ठीक है, बिकॉज जहां बॉन्डेबल फोर्स अट्रैक्शन वर्क करता है तो आयोडीन से I2 गैस में कन्वर्ट होना, ठीक है। ये बड़ा स्पेसिफिक एग्जांपल है एनसीईआरटी के अंदर। तो अगर कभी भी लिखा है I2 सॉलिड से I2 गैस में गया तो किस टाइप का इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम है। और सब केस कौन सा है, सॉलिड टू वेपर्स इक्विलिब्रियम आपको टिक करना है। तो ये सारे केस आपके हो गए यहाँ पे फिजिकल इक्विलिब्रियम पे। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन की तरफ। यस, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन बच्चों, एक आती है इरिवर्सिबल रिएक्शन, एक आती है आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो पहले हम बात करेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन की। इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। भाई रिएक्टेंट से तो बन जाएगा प्रोडक्ट, बट जो प्रोडक्ट होगा वो वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। इट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल, मतलब वापस नहीं आना, रिवर्स नहीं होना। Reactant convert only in product and product further cannot convert into reactant. It is called irreversible reaction. और irreversible reaction always take place in open container. किसमें होती है, ओपन कंटेनर में आपको हमेशा क्या देखने को मिलेगी, irreversible reaction। क्यों, क्योंकि अगर बच्चों कंटेनर ओपन होगा, हमने यहाँ पे कुछ भी रिएक्टेंट ले लिया, हमने उसको हीट दी, तो हीट देने से जो भी
बनेगा बाई प्रोडक्ट तो बाहर रिलीज हो जाएगा ना एटमोस्फेयर के अंदर। बिल्कुल बात समझ में। इसमें एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्जांपल से प्रॉपर्ली समझ में आएगा। मान के चलो मैंने यहाँ पे कार्बन लिया, मैंने ऑक्सीजन लिया, दोनों को अपन ने वर्न किया। तो बच्चों अगर कंटेनर ओपन होगा तो उस केस में जो भी CO2 गैस बनेगी, नीचे से अपन ने हीट दे दी, वो CO2 गैस तो आपकी एटमोस्फेयर में बाहर चली जाएगी ना। तो बाहर जाने से तो वापस से आपका जो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बना था वो क्या वापस से कन्वर्ट होगा रिएक्टेंट के अंदर? नहीं कन्वर्ट हो सकता। इसलिए ओपन कंटेनर के अंदर ही क्या देखने को मिलती है? इरिवर्सिबल रिएक्शन देखने को मिलती है। ये बात समझ में आ गई है? यस। अब the reaction take place only in forward direction, therefore known as irreversible reaction. It is denoted by with the help of single arrow between reactant and product. ठीक है? In irreversible reaction, reactant can be converted to product, but product cannot be converted back to reactant. It is called irreversible reaction. नेक्स्ट अपन देखते हैं। तो irreversible reaction के बेटा कुछ कॉमन से एग्जांपल है, ये आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से एग्जांपल है? ये जितनी भी रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी ये सारी की सारी ओपन कंटेनर में, किसमें होंगी? ओपन कंटेनर में आपको देखने को मिलेंगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितनी भी आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर बच्चों कौन कौन से केस आते हैं? एक आता है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको, है ना। एक केस आपको मिलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस कॉम्बिनेशन मिलेगा। ठीक। थर्ड केस की बात करें तो आपको वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस कॉम्बिनेशन मिलेगा, है ना। एक मिलेगा आपको वीक एसिड के साथ वीक बेस कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो इक्विलिब्रियम बच्चों हमेशा एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट की वजह से इक्विलिब्रियम का आपका एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है? बिकॉज मैंने अगर बोला कि यहाँ से आपका वीक एसिड है CH3COOH, अगर मैं इसे आयोनाइज करूंगा एक्वस मीडियम के साथ तो क्या बनेगा? यहाँ से आएगा CH3COO NH प्लस आयन एक्वस। ये तो देखने को मिलेगा। इट इज क्लियर। लेकिन मैं एक यहाँ पे कंडीशन डालता हूं कि क्या यहाँ पे आपका सिंगल एरो देखने को मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इट इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो मैं बोलूं कि बच्चों इसके 10 मोल्स थे, तो 10 मोल्स में से इनिशियली क्या होगा? सपोज आपके 4 मोल्स आपके फटाफट डिसोसिएट हुए तो ये भी 4 मोल बनेगा, ये भी 4 मोल बनेगा। क्लियर हो गया? अब बचे यहाँ पे कितने? 6 मोल। तो 6 मोल वीक इलेक्ट्रोलाइट के अब डिसोसिएट नहीं होने वाले, बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत तेजी से डिसोसिएट नहीं करता है, उसका डिसोसिएशन काफी स्लो होता है। ये बात समझ में आ रही है? तो अब इसमें बचा है 6 मोल। तो 6 मोल इज अनडिसोसिएटेड पार्ट ऑफ एसिटिक एसिड, और इधर आपका बचा है डिसोसिएटेड आयंस। तो डिसोसिएटेड आयंस और अनडिसोसिएटेड जो आपका एसिटिक एसिड होगा उसके बीच में बच्चों एग्जिस्ट करेगा इक्विलिब्रियम। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कभी क्या होगा कि जब इसके आपके 5 मोल्स होंगे, इसके भी 5 मोल्स होंगे, इक्विलिब्रियम आएगा। तो बच्चों कभी इसके 6 मोल होंगे तो कभी इसके 4 मोल्स होंगे। वापस से कन्वर्ट क्या होगा कि इसके आपके फिर से 5 मोल, फिर से 5 मोल, वापस से इसके 6 मोल, इसके 4 मोल, तो फिर रिएक्शन इधर से इधर मूव करेगी। तो बेसिक मतलब क्या है कि जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मतलब वीक एसिड, वीक बेस, वीक सॉल्ट, हमेशा किसको डिफाइन करते हैं? किसको डिफाइन करेंगे? रिवर्सिबल, इक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट। बट जितने भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप देखो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। इट इज इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होने वाली। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ये है तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, इसकी वजह से इक्विलिब्रियम। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ये है तो बिल्कुल इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। में यहाँ पे दोनों ही वीक हैं, तो डेफिनेटली ये जो लास्ट वाला केस होगा, इस केस के अंदर आपको प्रॉपरली इक्विलिब्रियम बिल्कुल मिलेगा, और यहीं पे ही रिवर्सिबल रिएक्शन देखने को मिलती है। वापस केस के अंदर जितने भी स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की वजह से, स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से इक्विलिब्रियम नहीं आता है। जितने भी वीक सेक्शन है उनकी वजह से इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। तो जैसे मैं बोलूं कि पहला केस था स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसमें दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो बिल्कुल भी इक्विलिब्रियम आपको नहीं मिलेगा, ना तो स्ट्रॉन्ग एसिड से, ना ही स्ट्रॉन्ग बेस से। बट सेकंड केस में इक्विलिब्रियम मिलेगा, तो किसकी वजह से? सिर्फ वीक बेस की वजह से मिलेगा, इसकी वजह से मिलेगा इक्विलिब्रियम। यहाँ पे वीक एसिड है तो इसकी वजह से इक्विलिब्रियम मिलेगा, इसकी वजह से नहीं मिलेगा, और यहाँ दोनों की वजह से इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? यस। तो मैंने लिया न्यूट्रलाइजेशन वाला, देखो ये केस स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन किया है, तो आपका ये फॉर्मेशन हो चुका है। वाटर मॉलिक्यूल्स इज स्टेबल थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड NaCl इज स्टेबल थ्रू लैटिस एनर्जी। ये लैटिस एनर्जी स्टेबल होगा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है बच्चों को स्टेबल हो चुके हैं, तो वापस से कन्वर्ट नहीं होंगे आपके टुवार्ड्स रिएक्टेंट साइड, तो इसको बोलते हैं अपन इरिवर्सिबल। जितने भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं, देखो PPT बनता है AgCl, व्हाइट PPT आपको मिलेगा। जितनी भी आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, PPT बनता है, वो हमेशा कैसी होती है? इरिवर्सिबल, इक्विलिब्रियम आपको देखने को नहीं मिलेगा। जितनी भी कंबशन रिएक्शंस होती हैं वहां भी आपको इक्विलिब्रियम नहीं देखने को मिलेगा, इरिवर्सिबल होगा। वापस से आपका जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होने वाला।
जितनी भी आपकी रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, हम लोगों ने पूरे चैप्टर पढ़ रखे हैं, तो रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर भी कभी भी आपको इक्विलिब्रियम देखने को नहीं मिलेगा। इट इज टाइप ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या समझ में आया? न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन एंड कंबशन एंड रेडॉक्स रिएक्शंस, ये कभी भी आपको इरिवर्सिबल रिएक्शन ही बनेगी। ये रिवर्सिबल रिएक्शन को डिफाइन नहीं करते, इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। तो अब आते हैं बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन। द रिएक्शन टेक प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, देयरफॉर नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। इसको बच्चों डिनोट करते हैं अपन इस तरीके से, इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट फर्दर कैन बी कन्वर्ट बैक टू रिएक्टेंट। इसमें दोनों तरह चलेगा, आपका फॉरवर्ड एज वेल एज आपका बैकवर्ड। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि कौन कौन सी रिएक्शंस हमारी ऐसी होंगी जहां पे आपको रिवर्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। तो रिएक्शंस बड़ी स्पेसिफिक है एनसीईआरटी के अंदर। एक तो बच्चों N2+O2, नेक्स्ट आपका अमोनिया का फॉर्मेशन, N2+3H2 फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। एक तो दो रिएक्शंस आपकी ये हो गई। दूसरी मैं बात करूं कि रिवर्सिबल रिएक्शन आपको और कौन कौन सी मिल सकती हैं, तो एक बच्चों और रिएक्शन आती है कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3 आपको एरो मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। ये गैस की फेज में होता है, ये सॉलिड होता है, और ये भी आपका सॉलिड। ये भी एनसीईआरटी की रिएक्शंस है। मैं बोलूं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको छोड़ के, तो मैं लिखूंगा एक्सेप्ट इस, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, हमने पढ़ा था इरिवर्सिबल में। बस इस रिएक्शन को छोड़ के न्यूट्रलाइजेशन में बाकी जितनी भी केमिकल रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन की, बाकी 3 बची हुई, उसमें एक जगह वीक पार्ट आएगा। वीक आएगा ना, तो वीक के बेसिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, तो रिवर्सिबिलिटी वहां पे आएगी। बस इसको छोड़ के बाकी जो भी 3 केस आपको मिलते हैं उस जगह आपको मिलता है रिवर्सिबिलिटी। तो रिवर्सिबल रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। समझ में आ गया? बस इन रिएक्शंस को ध्यान रखना है। एक तो N2+O2 अमोनिया का फॉर्मेशन, कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पे आपको इसको छोड़ के बाकी सारे के सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या मिलता है, इक्विलिब्रियम। अब बात करते हैं रीजन टू अटेंड फॉर इक्विलिब्रियम। रीजन इसका क्या होगा तो उसको अपन देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा है कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी फॉर सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। डेल्टा जी क्या होगा, सिस्टम का हमेशा आपका जीरो होगा, ठीक है। अब डेल्टा जी अपन निकालते कैसे हैं, तो डेल्टा जी बच्चों अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, एक तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल होता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे पास रिएक्टेंट है और हमारे पास प्रोडक्ट है, और इरिवर्सिबिलिटी आपको देखने को मिल रही है। तो अपन कैसे लिखते हैं, अब ध्यान देना, डेल्टा जी फॉर सिस्टम दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आपका जो जी लिखा जाएगा, इट इज फॉर द प्रोडक्ट साइड एंड माइनस समेशन ऑफ जी फॉर द रिएक्टेंट साइड, ठीक है। हम ये लगाते हैं फॉर्मूला जहां से आपको डेल्टा जी निकल के आता है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द प्रोडक्ट साइड माइनस गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्टेंट साइड। हम जब इसकी वैल्यूज को बच्चों लिखेंगे तो वो आपका कितना रिजल्ट आएगा, 0 आएगा। जब भी रिजल्ट आपका 0 आएगा तो इसका मतलब वहां पे इक्विलिब्रियम अटेंड हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, ये रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, तो दोनों साइड में जो जी की वैल्यू है अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगी। इक्वल होते ही बच्चों डिफाइन करेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली 0 आ जाएगा, बिकॉज अपन ने बीच में माइनस लगाया है। तो इक्विलिब्रियम इज ए कंडीशन व्हेन द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम। मिनिमम का मतलब बेटा टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो। टेंड्स टू जीरो का मतलब ही है कि वहां पे इक्विलिब्रियम कर रहा है आपका एग्जिस्ट। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम अपन ने अभी पढ़े हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसमें बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम एक बार अपन देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल ग्राफ की हेल्प से समझेंगे। बट मैं आपको पहले ये समझाता हूँ कि केमिकल इक्विलिब्रियम में एग्जैक्टली जो प्रोसेस होता है वो कैसे वर्क करता है, हम इसको समझते हैं। तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम की जब बात करी जाएगी तो वहां पे जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड, वो बच्चों इक्वल हो। रिएक्टेंट हमारा हमारे पास ए है, ए से कन्वर्ट हुआ आपका प्रोडक्ट, ए से कन्वर्जन हुआ आपका प्रोडक्ट बी। आप ध्यान देना, जब मैं इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड की बात करूंगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड का मतलब बच्चों क्या होगा, बताओ। रेट ऑफ फॉरवर्ड का मतलब ये होगा कि जब हम रेट ऑफ फॉरवर्ड बोलेंगे तो उस केस में सिर्फ आपको मिलेगा ए से बी का फॉर्मेशन। क्या मिलेगा, ए से बी बन रहा है। तो जब भी हम रेट लिखते हैं केमिकल काइनेटिक्स की हेल्प से, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बच्चों सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड ओनली डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन जब भी मैं बात करूंगा रेट ऑफ बैकवर्ड के बारे में, तो बैकवर्ड का मतलब बच्चों क्या होगा कि उस समय बी बन चुका होगा आपका रिएक्टेंट, बिकॉज बी आपका प्रोडक्ट होगा, अब वो बन चुका होगा रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ बैकवर्ड बच्चों किस पे डिपेंड करेगा,
किसके कॉन्सेंट्रेशन पे, बी के कॉन्सेंट्रेशन पे। अब ये बात समझ में आ रही है। रेट ऑफ फॉरवर्ड किस पे डिपेंड करेगा, ए के कॉन्सेंट्रेशन पे। रेट ऑफ बैकवर्ड किस पे डिपेंड करेगा, बी के कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज अब प्रोडक्ट बन चुका है बैकवर्ड रेट के अंदर, आपका रिएक्टेंट बन चुका है। अब आपको पता है कि सर रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड इक्वल होता है इक्विलिब्रियम पे, तो अपन क्या लिख सकते हैं कि सर रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, तो दैट्स व्हाई केएफ ऑफ ए दैट इज इक्वल टू केएफ ऑफ बी, हम ऐसे लिख सकते हैं। बाकी बच्चों कांस्टेंट को साइड में लिख लो, केएफ डिवाइड बाई दिस इज केबी, केएफ डिवाइड बाई केबी इज इक्वल टू, यहां से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। मैं केएफ बाई केबी को बच्चों क्या बोल सकता हूँ, फाइनली के इक्विलिब्रियम, क्या बोल सकता हूँ, के इक्विलिब्रियम। तो के इक्विलिब्रियम निकल के आपका आ चुका है बी डिवाइड बाई के। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जहां पे इक्विलिब्रियम बच्चों करता है एग्जिस्ट, कभी भी वहां पे कोई पूछे कि के इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो के इक्विलिब्रियम आपका लिखा जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो आपको बी यहाँ पे दिख रहा है, एंड डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड। तो बी डिवाइड बाई ए आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, बी डिवाइड बाई ए। ये मैंने कैसे लिखा, समझ में आया, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसके ग्राफ आपको समझ में प्रॉपरली आएंगे। अब ग्राफ की तरफ अपन चलते हैं तो समझ में अभी आपको आएगा। देखो मैंने बच्चों बोला कि केमिकल इक्विलिब्रियम है, देखो ऊपर से क्या हो रहा है, ये आपका टैप है, यहाँ से बच्चों वाटर की ड्रॉपलेट्स आपके जा रही है कंटिन्यूअस, ठीक है। जितनी बच्चों ड्रॉपलेट्स यहाँ से जा रही हैं उतनी ड्रॉपलेट्स आपकी बाहर भी निकल रही हैं, मतलब चीजों में मूवमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा है, ठीक है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोला जाएगा। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर बच्चों अगर समझो तो यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहा है, और वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से जितना आया उतना ही बाहर गया ना, तो क्या इसका बच्चों वॉल्यूम चेंज होगा कंटेनर का, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड ऊपर से आया रेट, और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों इक्वल है, मतलब जितना ऊपर से पानी आ रहा है उतना पानी बाहर जा रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट। अब इसके अंदर मैं जब बात करूंगा बच्चों रेट को लेके, तो यहां से समझो, देखो फॉरवर्ड रेट मतलब ये, फॉरवर्ड रेट मतलब जब पानी ऊपर से आ रहा है, यस ये आपका, और बैकवर्ड रेट आपका ये। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट यहाँ पे क्या है, आपके इक्वल है। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट बच्चों इक्वल कब होते हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने पढ़ा था अभी के इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, अरे यही हम लोगों ने पढ़ा था ना अभी इस तरीके से। तो मैं यही समझाता हूँ कि बच्चों यहाँ से आपका जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, रेट आपके इक्वल होंगे, तो इट मींस के की वैल्यू वहां पे हो जाएगी आपकी 1, के की वैल्यू कितनी होगी 1, दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी 1। होगा दोनों कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन आपके इक्वल हो जाए, तो मैं लिखूंगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम। तो ए और बी की वैल्यू जब बराबर हो जाएगी तो ऑब्वियसली के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू डेफिनेटली 1 आएगी। जब बच्चों के की वैल्यू 1 आती है तो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट। अब समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर, यस। अब यहाँ से अपन अमाउंट के बेस पे देख सकते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों देखो रिएक्टेंट ये था, मैक्सिमम होगा इनिशियली, देखो वो क्रॉस कर गया है, यहाँ पे ये क्रॉस कर गया। जब बच्चों यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डेफिनेटली देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज, तो देन इक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट। ये तो बताया मैंने के इक्वल टू 1। अगर सपोज मान लो के की वैल्यू 1 से अधिक हो जाए, के की वैल्यू 1 से अधिक कब होगी, बिकॉज मैंने पढ़ा था के इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए, यही पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। तो के की वैल्यू 1 से अधिक कब होगी, जब बी की वैल्यू आपकी अधिक हो जाएगी, किससे, तो मैं बोलूंगा कि concentration of B at equilibrium greater than concentration of A at equilibrium। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो ही K की वैल्यू 1 से अधिक होगी, और जब K की वैल्यू 1 से अधिक होगी तो ग्राफ कैसा बनेगा, है ना। यहाँ पे आपकी प्रोसेस ऑफ रिएक्शन है एक्स एक्सिस पे, ये बाई एक्सिस है, यहाँ पे हम ले लेते हैं बच्चों कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो पता है कि रिएक्टेंट कौन था, ए आपका रिएक्टेंट था, बी प्रोडक्ट था, तो इनिशियली ए की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, ठीक है। रिएक्शन स्टार्ट हुई, ए यहाँ पे होगा ए नॉट, और बी आपका यहाँ पे होगा, तो ए तो इस तरीके से डिक्रीज करेगा, और बी की वैल्यू बच्चों अधिक होनी चाहिए ना, बी की वैल्यू इक्विलिब्रियम पर अधिक होनी चाहिए, इनिशियली तो 0 होगी, तो इसे क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस करने के बाद जैसे आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपको मिलेगा, तो उस केस में यहाँ पे डेफिनेटली इक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, जब के की वैल्यू 1 से अधिक होगी, जब के की वैल्यू सिर्फ 1 होगी तो ग्राफ मैंने बताया कैसा बनेगा, इस तरीके से, ये टच करेगा यहाँ पे, ये जाएगा कांस्टेंट। जब इक्वल होगी के इक्वल टू 1 आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम बराबर आएगा, तो उस केस में ये बनेगा ग्राफ। जब के की वैल्यू 1 से अधिक आएगी तो फिर आपको ये रिजल्ट मिलेगा। अगर के की वैल्यू मान के चलो 1 से, के की वैल्यू आपकी 1 से कम हो जाए तो फिर ग्राफ कैसा बनेगा,
तो K इक्वल टू होता है, वही आपका फॉर्मूला है B डिवाइड बाई A। तो बोलो किसका कॉन्सेंट्रेशन अधिक होना चाहिए? A का। तो इक्विलिब्रियम टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये टच ही नहीं करेगा, इस तरीके से चला जाएगा कुछ ये, है ना। ऊपर आपका क्या होगा, इसको बोलेंगे अपन इक्विलिब्रियम, इससे बोलेंगे बी इक्विलिब्रियम। डेफिनेटली इक्विलिब्रियम आपका अधिक है ना, ऊपर दिख रहा है, देखो यस इट इज ग्रेटर। तो इसका ग्राफ फिर इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो तीनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान रखें। यस, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करी जाए तो एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट प्रोडक्ट बोथ आर प्रेजेंट, बिल्कुल आपके प्रेजेंट होंगे। जहां पे आपको रिवर्सिबिलिटी देखने को मिलेगी, क्या मिलेगी आपको? रिवर्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। जहां पे आपकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड कॉन्सेंट्रेशन। ये आपकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है सारी की सारी। ये डेंसिटी भी ले सकते हैं अपन, डेंसिटी ले सकते हैं, कलर भी ले सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, डेंसिटी एंड कलर, ये सारी के सारी कैसे हो जाती हैं? सेम एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे ये सारी सारी प्रॉपर्टीज सेम हो जाएंगी। नेक्स्ट, रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड भी आपका बराबर हो जाएगा। ये भी आपकी प्रॉपर्टीज किसकी है? आपकी इक्विलिब्रियम की, ठीक है। या फिर अपन बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब अगर करना है तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब हम किस तरीके से कर सकते हैं? इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब बाय विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो इक्विलिब्रियम विल डिस्टर्ब, ठीक है। दूसरा, अगर आप प्रेशर चेंज करोगे तो भी इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर मैं वॉल्यूम चेंज करूंगा तो भी इक्विलिब्रियम आपका चेंज होगा। मतलब टेम्परेचर रिएक्टेंट और या फिर प्रोडक्ट साइड के अंदर, प्रेशर रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट साइड के अंदर, वॉल्यूम की बात करेंगे तो रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट साइड के अंदर आपका अगर चेंज हो जाएगा तो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम विल डिस्टर्ब। समझ में आ रहा है? क्लियर। या फिर अपन कॉन्सेंट्रेशन की बात भी कर लें तो कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम चेंज होगा। तो इक्विलिब्रियम चेंज कब कब होगा? टेम्परेचर चेंज करने से, प्रेशर चेंज करने से, वॉल्यूम चेंज करने से और कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से। ये समझ में आ गया। बट इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब तो हो जाएगा, बट इक्विलिब्रियम वापस से उसी स्टेट में फिर से रिगेन हो जाएगा, बिकॉज इक्विलिब्रियम स्टेट इज द मोर स्टेबल स्टेट। समझ में आया? यस। बट इक्विलिब्रियम तो चेंज हो जाएगा, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आप इक्विलिब्रियम चेंज होगा इन सबके चेंज करने के साथ, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो आपका सेम रहेगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करना है तो आप सिर्फ टेम्परेचर का यूज करोगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑलवेज चेंज विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होगा। कैसे चेंज होगा मैं आपको इक्वेशन बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट अपन एक चीज की और बात कर लेते हैं कि कैटलिस्ट की बात करते हैं बहुत बार, ठीक है। कि कैटलिस्ट बच्चों क्या होता है? दो टाइप का होता है। एक तो प्रमोटर होता है जिसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है। एक तो प्रमोटर, एक आपका पॉइजन, ठीक है। कैटलिस्ट एक तो आपको मिलेगा प्रमोटर और एक मिलेगा पॉइजन। प्रमोटर को अपन क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं, है ना। और आपका जो पॉइजन होता है वो नेगेटिव उसको बोलते हैं, और वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी आपकी इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। जैसे मैं आपसे बोलूं व्हाट इज मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जब रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट के अंदर। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं। मान लो चलो आप कोल्हापुर से पुणे जा रहे हो, ठीक है। कोल्हापुर से पुणे जाते समय बीच में मिलती है टनल। क्या मिलती है बच्चों? टनल। तो टनल कैसे वर्क कर रहे हैं? जब पहले के समय में टनल नहीं थी तो लोग पहाड़ के ऊपर से जाते थे, तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी अधिक देनी पड़ती थी। समझ में आ रहा है? जब टनल बन चुकी है तो टनल क्या कर रही है? टनल वर्क एज ए पॉजिटिव कैटलिस्ट, जिसकी वजह से आपको एनर्जी कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ रही है, फटाफट से क्रॉस कर जा रहे हो। तो टनल विल वर्क एज ए एक्टिवेशन। टनल क्या कर रही है? टनल एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से आपका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो रहा है। तो जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी डिफाइंड फॉर रिएक्टेंट, तो उस केस में रिएक्टेंट फटाफट से कन्वर्ट किस होगा? प्रोडक्ट के अंदर। और जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, जैसे पहाड़ आपको मिल गया तो ऊपर से जाना पड़ क्रॉस करने के लिए, तो एक्टिवेशन एनर्जी आपकी बढ़ चुकी है, तो उस केस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बड़ी आसानी से कन्वर्ट नहीं होगा। यहाँ पे जो रेट होगा वो बच्चों काफी स्लो रेट होगा, और इन केस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट हमेशा आपका क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? तो कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज वेल एज इक्विलिब्रियम। ना तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करते हैं, ना तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करेंगे, और ना ही बच्चों दोनों में से किसी को भी कैटलिस्ट कभी अफेक्ट नहीं करते हैं। कैटलिस्ट सिर्फ क्या करते हैं? रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं या रिएक्शन के रेट को कम करते हैं। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा तो रेट आपका बढ़ेगा, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी आपकी कम हो जाएगी। जैसे मैंने बोला टनल, टनल से इसको याद रख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट।
यस, नाउ इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं। यस, आप देख सकते हो यहाँ पे डिफाइन भी किया है, एक कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, कैटलिस्ट सिर्फ बच्चों रेट को इंक्रीज करेंगे, रेट को डिक्रीज करेंगे, नथिंग एल्स। ठीक है, आप देखो, ये देखो रेट के साथ उसने टाइम का एक ग्राफ दिया है। ठीक है, तो इसने क्या कर रखा है, देखो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो देखो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है और ये ग्राफ यहाँ पे ही जा रहा है, आपको इस जगह मिल रहा है बेटा इक्विलिब्रियम। बट अपन ने जैसे ही पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज किया तो अब देखो देखो यहाँ से ये ग्राफ कुछ ऐसे गया है, ये ग्राफ कुछ चेंज होकर यहाँ पे पहुंच गया है। तो सिर्फ टाइम में चेंज हुआ है ना, समझ में आ रहा है, टाइम कम हो जाएगा। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा तो टाइम कम होगा, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे कम हो चुकी है ना। मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट करने में टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा मतलब एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट की कम हो चुकी है, जिसकी वजह से उसका रेट बढ़ चुका है। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आपको मजा आया होगा डेफिनेटली। यस, देख सकते हो आप। नेक्स्ट अपन चलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, एक बार अपन इसको समझ लेते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन, जैसे बच्चों हमने एक रिएक्शन लिखी है, ये आपके रिएक्टेंट साइड है या आपका प्रोडक्ट साइड है। हम रिएक्शन को बैलेंस जरूर किया है, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस, है ना, ये इंपॉर्टेंट। बैलेंस मिलती है बहुत बार, अगर नहीं मिलती है तो आपको बैलेंस करना होता है, बहुत ही सिंपल है। तो आपको मैंने बताया रेट ऑफ फॉरवर्ड बच्चों किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। तो देखो ए पे डिपेंड कर रहा है, बी पे डिपेंड कर रहा है, बट उसका जो कॉफिशिएंट है वो पावर में आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ए की पावर ए, बी की पावर बी। तो ए एंड बी आर द एक्टिव मास और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बट व्हाट इज द एक्टिव मास? एक्टिव मास बच्चों कुछ भी नहीं है। एक्टिव मास का मतलब सिर्फ इतना है कि कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी लिखो या कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखो, उसको बोलते हैं एक्टिव मास। तो एक्टिव मास का मतलब जो हमने पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट के अंदर कि मोल्स डिवाइड बाय लीटर, मोल्स डिवाइड बाय लीटर, मोल्स का मतलब n डिवाइड बाय b, n बाय b इज कॉल्ड एक्टिव मास। एक्टिव मास का मतलब ये कि मैंने आपको 10 ग्राम दिया था कोई रिएक्टेंट मैंने आपको दिया था बच्चों 10 ग्राम, 10 ग्राम में से सिर्फ इसका 4 ग्राम ही रिएक्शन के अंदर यूज हुआ है, तो दिस 4 ग्राम इज कॉल्ड एक्टिव मास। समझ में आ रहा? एक्टिव मास निकालते कैसे हैं? तो एक्टिव मास बच्चों निकालते हैं मोल्स डिवाइड बाय लीटर, सिर्फ रेशियो निकालो, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दो और आंसर आपको मिल जाएगा, ये आपका एक्टिव मास होगा। ये तो बच्चों सिर्फ किसके लिए है? एक्वस सॉल्यूशन के लिए इट इज यूज्ड। ये फॉर्मूला किसके लिए अपन यूज किया? एक्वस सॉल्यूशन के लिए। बट क्वेश्चन में अगर गैस दे रखी है तो गैसेस के लिए जो एक्टिव मास होता है इट इज द प्रेशर, है ना। गैसेस के लिए एक्टिव मास क्या होता है? उसका प्रेशर होता है। बट एक्टिव मास फॉर सॉलिड, हम लोग ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, एक्टिव मास फॉर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, जल्दी से बोलो आंसर क्या होगा? एक्टिव मास फॉर प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कितना होता है? 1। हम लोगों ने पढ़ा ना, क्यों निकाला था तो आपको एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल सही। ओके, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? अगर इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एक्टिव मास पे, ठीक है, मैं क्वेश्चन देख रहा था तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं एक्टिव मास के ऊपर, आपको कुछ नहीं होगा, आपसे बोलेंगे चलो 8 ग्राम ना हीलियम दिया, 8 ग्राम हीलियम दिया, बोलो इसका एक्टिव मास कितना होगा, जल्दी बताओ। तो 8 ग्राम हीलियम है ना, तो n डिवाइड बाई बी लिखना पड़ेगा। n बाई बी का मतलब मोल्स निकालो पहले, 8 डिवाइड बाई 4, है ना, 8 मतलब ग्राम डिवाइड बाई एटॉमिक मास, ये आपका n हो जाएगा। नीचे b कितना होगा, तो वो बोलेगा वॉल्यूम आपका कि 8 ग्राम हीलियम प्रेजेंट इन 2 लीटर एक कंटेनर, तो डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये किससे कैंसिल 2 बाई 2, तो इसका 8 ग्राम हीलियम का एक्टिव मास कितना होगा? 1। आपको 1 करना पड़ेगा। समझ में आ गया ना कैसे लिख रहा है? बिल्कुल सही, करेक्ट, परफेक्ट। नेक्स्ट अपन लेते हैं एक्टिव मास। लॉ ऑफ मास एक्शन के स्टेटमेंट क्या है? द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिव मास क्या समझ में आया, है ना, with each active mass term raised to the power to equal to stoichiometric coefficient in the balanced equation। बैलेंस इक्वेशन में stoichiometric coefficient होगा, वो पावर में जाएगा और कुछ भी नहीं। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या है लॉ ऑफ मास एक्शन का, देख लो आप। हमने बच्चों एक रिएक्शन लिया है कि a प्लस बी फॉर्मेशन ऑफ c प्लस डी, बाकी कॉफिशिएंट बच्चों क्या है? स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d, ये सब कॉफिशिएंट है, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट के ऊपर, यस, ए और बी पे डिपेंड करेगा, उसकी पावर भी आपको चढ़ानी पड़ेगी। तो बस अपन प्रोपोर्शनल का साइन निकालेंगे तो बच्चों आएगा कांस्टेंट के, तो आर एफ इक्वल टू बन जाएगा आपका ये फॉर्मूला। ये बात समझ में आ गई? इसी तरीके से अपन रेट ऑफ बैकवर्ड भी तो निकाल सकते हैं। तो रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होगा बताओ जल्दी से? रेट ऑफ बैकवर्ड किस पे डिपेंड करेगा?
रेट ऑफ बैकवर्ड डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। लिखूंगा मैं कि रेट ऑफ बैकवर्ड इज इक्वल टू, यहाँ मैंने केबी लिख दिया है, तो यहाँ पे आपका होगा क्या, सी, इस सी की पावर स्मॉल सी, कैपिटल डी की पावर स्मॉल डी। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों इक्वल होते हैं, आप दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा के इज इक्वल टू के एफ डिवाइड बाई के बी इज इक्वल टू सी इंटू डी डिवाइड बाई यहाँ से ए और बी। बाकी जो बच्चों कॉफिशिएंट है वो बाबा जरूर चढ़ा देना, यहाँ पे स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ए एंड आपका स्मॉल बी। तो देखो ये बन गया आपका यहाँ से फॉर्मूला। बिल्कुल क्लियर हो गया हमने किस ढंग से लिखा है। ओके यस, जो हमने लिखा है ना वो देखो ये रिजल्ट रहा आपके सामने, ठीक है ना। हमने अभी एक्सप्लेन किया आपको रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड इस तरह से। मैं फाइल शेयर कर दूंगा, आप बिल्कुल देख लेना एज इट इज, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं कि जो आपका केसी निकाला है, उस केसी से पहले मैं बात करता हूं कि जो इक्विलिब्रियम बच्चों कांस्टेंट है, इसके दो पॉइंट होते हैं। एक तो बच्चों होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म के रिस्पेक्ट में, है ना, जिसको अपन बोलते हैं केसी। एक होता है आपका इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर के टर्म में, उसको अपन बोलते हैं केपी। केपी का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द कॉन्सेंट्रेशन, है ना। दोनों टर्म को आपको लेके ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है। तो मैं कोई सी भी इक्वेशन ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ से a प्लस बी देन इक्विलिब्रियम एन सी प्लस डी। मैंने बच्चों कॉफिशिएंट ले लिया यहाँ पे कि सपोज आपका n है, कॉफिशिएंट n2, आप n2 m1 कुछ भी आप ले सकते हो कॉफिशिएंट, सिर्फ समझने की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से मैंने n1 लिया, यहाँ से आप n2 ले लो, यहाँ से n3 कर लो, यहाँ से n4 कर लो। तो अगर मैं ऐसा केसी रिप्रेजेंट करूंगा इस इक्वेशन का, तो केसी क्या आएगा, इसका केसी आएगा c की पावर n1 इंटू डी की पावर, भाई c की पावर n3 होगा, सॉरी c की पावर n3, d की पावर आपका n4 डिवाइड बाई नीचे क्या होगा a की पावर आपका n1 और b की पावर आपकी n2। ये तो केसी रिप्रेजेंट होगा। बट यहाँ पे जो लिखे ना अपन, ये सी डी ए बी, दीज आर एक्टिव मास, ये सब कॉन्सेंट्रेशन है, एक्टिव मास है सारे के सारे। अगर मैं इसी रिएक्शन केपी के टर्म में लिखना चाहूँ तो केपी बच्चों आता है पार्शियल प्रेशर। क्या लिखा जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। और पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस के ऊपर निकालेंगे तो पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। जो भी गैस के लिए निकालना है पार्शियल प्रेशर, उस गैस का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो लिखेंगे हम लोग पार्शियल प्रेशर फॉर सी, ठीक है। नेक्स्ट आपका उसकी कॉफिशिएंट कितना n3 पावर हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर फॉर डी, उसका कॉफिशिएंट है आपका n4 पावर हो जाएगा, डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा आपका यहाँ से a, उसकी पावर क्या हो जाएगी n1, पार्शियल प्रेशर ऑफ b, उसकी पावर आपकी n2, ठीक है। तो केपी निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर, और केसी निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ गया। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ केसी, केसी का यूनिट क्या बनेगा, केसी का यूनिट आपका हो जाएगा सारे के सारे कॉन्सेंट्रेशन, तो मोल पर लीटर आपका बोला जाएगा, है ना। तो लिखूंगा मैं मोल लीटर इनवर्स और इसकी पावर होगी आपकी डेल्टा एन जी। तो व्हाट इज डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी का मतलब ये है कि आपके जो ऊपर लिखा हुआ है, लिखा है एन सी की पावर n3 लिखा है, डी की पावर n4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऊपर की तो पावर आपकी ऐड हो जाएंगी। तो डेल्टा एन जी होता है आपका n3 प्लस n4 माइनस करेंगे n1 प्लस n2। तो ये जो आपको ऊपर वाला ना n3 n4 n1 n2, तो n3 n4 ऐड करेंगे, माइनस कर देंगे किससे, n1 और n2 से, उन दोनों के एडिशन से। उसी को बोलते हैं डेल्टा एनजी। क्या बोलते हैं, डेल्टा एनजी। तो आपका ये बन गया इसका यूनिट। इसका यूनिट क्या बनेगा, एटीएम। भाई सारे के सारे प्रेशर तो एटीएम लिखा जाएगा। एटीएम की पावर क्या लिखेंगे अपन, डेल्टा एनजी। एटीएम की पावर डेल्टा एनजी। तो डेल्टा एनजी क्या है, सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट साइड माइनस सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट साइड, उसको अपन बोलते हैं क्या, डेल्टा एनजी। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी केपी केसी का रिलेशन क्या होता है, तो बड़ा इजी सा रिलेशन है, मैं बताता हूँ। पीवी इक्वल टू होता है हमारे पास एनआरटी, जहां से मैं पी लिख सकता हूँ एन डिवाइड बाई बी को नीचे लेके जाऊंगा, एन बाई बी आर टी। एन बाई बी होता है सी कॉन्सेंट्रेशन, तो मिलेगा आपको सी आर टी, ठीक है। इसी को अपन अप्लाई करते हैं तो बाद में बच्चों निकल के आता है आपका केपी इज इक्वल टू केसी। आप याद रखना डायरेक्ट आर टी इसकी पावर डेल्टा एन जी, ठीक है। जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा तो आप एक्सप्लेन करूंगा कैसे आता है। अभी ऐसे ध्यान रखो, केपी इज इक्वल टू केसी। पीसी याद रखो, पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा, ऐसे याद रखो, या पीसी ज्वेलर्स याद रखो, जो भी है, ठीक है ना।
तो ऐसे आप याद, तो केपी आपका इधर आएगा, केसी इधर आएगा, ऐसे मत कर देना कि केसी इज इक्वल टू केपी और आरटी उसकी पावर डेल्टा एनजी, ये गलत हो जाएगा। बहुत बच्चे ऐसे कर देते हैं, बट वो गलत है ना। सही क्या है आपको ध्यान रहेगा, डेल्टा एनजी, डेल्टा एन एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आ गया होगा। आर क्या है बच्चों, गैस कांस्टेंट है। टी क्या है आपका, यहाँ पे टेम्परेचर इन केल्विन होगा, और केसी केपी आप निकालने को बोलेगा तो आप निकाल सकते हो। और आर का आपकी वैल्यू कितनी होगी, आर होगा आपका 0.0821, 0.0821 एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये होता है इसका यूनिट, है ना। आर का यूनिट आपको ये देखने को मिलेगा। यस, इसके बाद बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, ठीक है।